तो सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी वीडियो से आने वाले, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मिड टर्म में आपका एग्जाम नजदीक है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, और साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं आज के हमारे पहले चैप्टर जिसका नाम भारतीय संविधान में अधिकार। तो जान लेते हैं सबसे पहले संविधान के बारे में। तो संविधान क्या है? यानी संविधान जिसे हम नियमों के संग्रह, यानी संविधान क्या है? संविधान नियमों का संग्रह है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। और बात करें तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भारतीय संविधान में किया गया है। तो मौलिक अधिकार क्या है, यहां से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है और किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके अलावा यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है मूल संविधान में, पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल भारतीय संविधान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या थी 7। तो भाई जब 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि एक मौलिक अधिकार समाप्त हो गया? तो जो मौलिक अधिकार समाप्त किया गया उसका नाम है आर्टिकल 31, जिसे हम संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं। संपत्ति का अधिकार ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 1978 में 44वें, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब राइट टू प्रॉपर्टी कहां पर है? तो अब राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों संविधान के भाग 12 में है। अब कहां पर? ये भाग 12 में अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 300 का। अब ये क्या कहलाता है? अब ये कहलाता है विधिक अधिकार। क्या कहलाता है? विधिक अधिकार कहलाता है, समझ गए? तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार, अगर मूल संविधान की बात करें तो टोटल संख्या थी हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो वो है 7 थे। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो हमारा विधिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से उसे समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1978 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप जुड़िए, मैंने ऐसा किया और मैं हमेशा करता आया हूं। तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे हर जगह फैला दीजिए, ठीक है। अगर बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार, जिसे मैंने बताया आपको 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों अध्याय से निकालकर कानूनी अधिकार बनाने की व्यवस्था की गई। और समाजवाद की स्थापना करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकालना आवश्यक था, क्योंकि भारत में आर्टिकल जो अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय जो है हमारी मूल प्रस्तावना है, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और बंधुत्व। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया और इसे समाजवाद की स्थापना को और मजबूत बनाने के लिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करें, क्योंकि देखो जो हमारे मौलिक अधिकार है ये वाद योग्य है। भारतीय संविधान में इसे देने का वादा किया गया, किसी भी कीमत पर हमसे छीने नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार जो है असीमित नहीं है, इस पर समय और आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो वो इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो व्यापक और विस्तृत है, सभी नागरिकों के लिए समान है, असीमित नहीं है, केंद्र व राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, ये न्याय योग्य, यानी इसको देने के लिए न्याय जो है वादा किया गया है। और अगर हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी है, संशोधन योग्य हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का
ठीक है, संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन करने का अधिकार दिया गया किसको? तो संशोधन करने का अधिकार दिया गया संसद को। किस अनुच्छेद के तहत? तो संसद के पास ये अनुच्छेद 368, जी हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को अधिकार है कि वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पर संसद जो है वो भारतीय संविधान के मूल अधिकार को, मूल तत्वों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो है अनुच्छेद 368। क्लियर? इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, अगला है, एक सेकंड, हाँ, तो अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अधिकारों का क्या महत्व, क्या महत्व है अधिकारों का? तो यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि अधिकारों का क्या महत्व है। तो अधिकारों के अगर हम महत्व की बात करें तो अधिकार, यहां पे एक सेकंड, तो अधिकारों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व, क्योंकि भाई अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर मानव को अपना विकास करना है तो मानव विकास के लिए अधिकार सर्वोपरि है, अनिवार्य है, अपरिहार्य और आवश्यक है, क्योंकि अधिकारों बिना मानव नहीं है। उसके भेदभाव को समाप्त करना, समानता भी स्थापित करना, स्वतंत्रता को लागू करना, ये सब हमारे अधिकार में दिए गए हैं। तो इसलिए मानव जीवन के विकास के लिए, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकार बहुत जरूरी है। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यानी पहला क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भी अधिकार आवश्यक है। अधिकार समाज के विकास के साधन है। अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला है। अधिकार सुदृढ़ और कल्याण के राज्य की स्थापना में सहायक हैं। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में सहायक हैं और सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। इस तरह से अगर आपको 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 6 के 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कानून की शासन की स्थापना करने में भी अधिकार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जो अल्पसंख्यक है उसको, उसके हितों की रक्षा करने में भी अधिकार काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो भाई भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, इस पे नोट लिखने के लिए कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अगर मौलिक अधिकारों की बात करें, तो भारतीय संविधान के अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो यहां पर मैंने आप सभी को पहले बता दिया कि भाई भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। पहले 7 थे, 7वां कौन था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो 6 मौलिक अधिकार की बात करें तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है वो क्या है? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार होता है समता का अधिकार। क्या से कहते हैं? समता का अधिकार। जी हाँ, जिसे समानता या समता का अधिकार के भी, ठीक है, तो इसे आप समता भी कह सकते हैं, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहां तक है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब जो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। क्या कहता है 14 अनुच्छेद? 14वां कहता है कानून के समक्ष समता, और कहता है कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 14। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे किसी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी वर्ग, किसी भी लिंग से क्यों ना संबंध हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना संबंध हो, वो सब कानून के सामने एक समान होंगे। उनके साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से कानून के समान संरक्षण की बात करता है भाई, कानून सभी नागरिकों को समान रूप से क्या करेगा? संरक्षित करेगा। अगर कोई गरीब नागरिक, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कानून की कोई जानकार नहीं है तो न्यायालय द्वारा उसे अपने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय द्वारा क्या करेगा? उसे वकील प्रोवाइड किया जाएगा जो कानूनी जानकारी उसे प्रदान करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14। इसी प्रकार से समता के अधिकार में आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि भाई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भारतीय के साथ किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि भाई, आर्टिकल 16 कहता है
कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि भारत में कोई भी सरकारी अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें हर नागरिक जो है उस वैकेंसी को फिल कर सकता है। अगर आप उस वैकेंसी के लिए अहल हैं, योग्य हैं, तो आपको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर ऐसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 कहता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? भारत में किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत की जो प्रवृत्ति पहले से चली आ रही है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने का जो भेदभाव पहले होता है उसको समाप्त कर दिया गया है। कुएं पहले क्या होता था कि भाई कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसे सार्वजनिक तालाब के पानी पीने नहीं दिया जाता था, कुओं पर जाने नहीं दिया जाता था, वह व्यक्ति बाजार नहीं जा सकता था, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकता था। इस प्रकार से बहुत ज्यादा उसके साथ व्यवहार गलत किया जाता था। लेकिन इन सभी पर अब क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि भाई उपाधियों का अंत। तो समता का अधिकार कहता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उपाधियों का अंत, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक किसी प्रकार की उपाधि का जो निराकरण अपने आगे नहीं कर सकता। केवल 3 प्रकार की उपाधियां जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, शिक्षा संबंधित, सेना संबंधित और जो सरकार द्वारा उपाधि दिया। जैसे अगर हम बात करें तो भारत रत्न की बात करें, पद्म श्री, पद्म भूषण, इन सभी उपाधि इसके अलावा कोई उपाधि कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है। इस तरह से समता का अधिकार महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 से 22 तक। और कई बार सवाल पूछा जाता है भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 19 के तहत कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 21 क्या बात करता है? वो कहता है जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 में एक और क्लोज जोड़ दिया गया है। यहाँ आर्टिकल 21 में एक क्लोज जोड़ दिया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, वो क्लोज क्या है? तो वो क्लोज है आपका जो आर्टिकल 21 क्लोज ए में जोड़ा गया है, तो वह आर्टिकल 21A, यह शिक्षा का अधिकार। ये भी हमारे ये काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षा का अधिकार, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया? मौलिक अधिकारों में, तो 2002 में, ठीक है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इस आर्टिकल को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया। पहले यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में शामिल था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, मैं कह रहा हूं, बस कर लीजिए। इसी प्रकार से आपका आर्टिकल 23 से 24 तक वो क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23-24 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए और व्यक्तियों की बेचा खरीदा नहीं जा सकता और ना ही किसी व्यक्ति से बेगार ली जा सकती है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। उसके बाद हमारा आपका जो चौथा मूल अधिकार है वो क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है भाई कि नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का आचरण करने का, पालन करने का, व्यवहार करने का अधिकार है। इसी प्रकार से संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार दिया गया जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, वो है अनुच्छेद 32। तो यह है क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत, ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 के तहत हम कहाँ जाएंगे? तो हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षिका के रूप में न्यायपालिका को जाना जाता है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। और ये 5 प्रकार के रिट में से एक रिट 100% आपके पेपर में आएगा, चाहे वो उत्प्रेक्षण हो, चाहे परमादेश हो, चाहे अधिकार परीक्षा हो, चाहे प्रतिषेध हो। इन 5 रिटों में से एक रिट आपके पेपर में ज्यों कहते हो पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी इसे कर लीजिए, जो करा रहा हूं उसको कर लीजिए। इसके अलावा आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो क्या है? तो वो है भाई कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है भाई, वो दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में।
काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। यहाँ अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि भाई मनुष्यों का व्यापार बेकार और अन्य प्रकार का बलपूर्वक श्रम निषेध है और इस व्यवस्था का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी प्रकार से कारखानों आदि बच्चों को काम पर लगाने की मनाही जो क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो क्या है? अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में अथवा खान में नौकरी नहीं रखा जा सकता और ना ही संकट में नौकरी में लगाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, शोषण के विरुद्ध पूरा कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर नहीं बोलना कि भैया ने बताया नहीं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसको आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ से मिड टर्म एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर जो बताया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो आर्टिकल 32 के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए 5 प्रकार के ऋण जारी करती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत जो है सुप्रीम को माफ कीजिएगा हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो रिट कौन कौन से, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान या भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। दी है, तो यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक विचारों को संविधान की आत्मा व हृदय बताया किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश और लेख बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हाबस कॉपस कहते हैं, परमादेश, मैडमस, मनाही आज्ञा पत्र, राइट ऑफ प्रोबेशन, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से संसद कानून द्वारा किसी भी न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को हानि पहुंचाए बिना उसके क्षेत्राधिकार को स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आदेश जारी करने की या सब कुछ शक्ति दे सकती है। तो आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने अनुच्छेद 32 के संबंध में कहा था यदि मुझे कोई यह पूछे कि संविधान का कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान प्रभाव शून्य हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान की आत्मा है और इस संविधान का हृदय है, क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में ही मूल अधिकार है। जी हाँ, अनुच्छेद 32 ही हमें अधिकार देता है कि हम अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय में जा सकते हैं और इसी अधिकार के तहत न्यायपालिका जो है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, सुरक्षा करती है और हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करने में सहायता करती है। तो इस तरह से जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहां से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है भाई? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस किस भाषक शब्द है? तो हैबियस कॉर्पस जो है लैटिन भाषक शब्द है जिसका अर्थ है हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। क्या अर्थ है? हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। लेट अस हैव द बॉडी। इस आदेश के अनुसार न्यायालय किसी अधिकारी को जिसने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बना रखा हो आज्ञा दे सकता है कि कैदी को समीप के न्यायालय में उपस्थित किया जाए ताकि गिरफ्तारी के कानून का औचित्य का निर्णय किया जा सके। अनियमित गिरफ्तारी की दशा में न्यायालय उसको स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां, और इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर किसी जो है कर्मचारी द्वारा किसी भी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी राइट से जो आपको जानना चाहिए। अगला है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये मैडमस शब्द दिया गया। मैडमस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द, याद रखिएगा। परमादेश को अंग्रेजी में मैडमस कहते हैं। मैडमस शब्द किस लिए आ गया? लैटिन भाषा से लिया गया है। हैबियस कॉर्पस भी लैटिन भाषा से लिया गया है। और मैडमस शब्द का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। और इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी संस्था अथवा निम्न न्यायालय को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दे सकता है कि भाई अगर कोई न्यायालय, अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसे अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट जो है,
ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका है मनाही या आज्ञा पत्र यानी राइट ऑफ प्रोविजन, इसका अर्थ रोकना। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षण लेख, इसी प्रकार से अधिकार प्रेक्षा। तो ये आपको करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां से डेफिनेटली, यहां से है जो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। यानी इन पांचों रीड में से एक रीड तो नहीं आने वाला है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसके अलावा अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का महत्व क्या है, तो संवैधानिक उपचारों के महत्व से डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई संवैधानिक उपचारों का महत्व क्या है, तो अनुच्छेद 32 के अधीन दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य सारे मौलिक अधिकारों के मुकाबले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि इस अधिकार की व्यवस्था ना की जाती तो अन्य मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक महत्व ही नहीं होता, क्योंकि इसी अधिकार के माध्यम से, इसी आर्टिकल के माध्यम से हम अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय स्वतः ही संज्ञान ले सकता है। क्लियर, तो काफी इंपॉर्टेंट राइट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा जा सकता है भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार आपने देख लिया भाई। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें भाई, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए, भारतीय संविधान किस भाग में लिए गए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में दिए। कहां दिए गए, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये हमने कहां से लिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तत्वों को आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है, और इसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे 3 भागों में बांटा गया है, ये भी पता होना चाहिए। कौन कौन से बात, समाजवादी, समाजवादी, गांधीवादी, ठीक है, और मार्क्सवादी, उदारवादी भी आप कह सकते हैं। तो इस 3 प्रकार के भागों में किसको बांटा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये राज्य को निर्देश देते हैं कि भाई राज्य जो है अपने यहाँ पर नीतियों का निर्माण करते समय, पॉलिसी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगी। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। लेकिन यहां पर एक कॉमन चीज ये है कि भाई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, इसे देने के लिए वादा नहीं किया गया है। ये केवल और केवल निर्भर किस पर करते हैं, राज्य पर निर्भर करते हैं। क्योंकि उस समय हमारी जो परिस्थितियां थी वो हमारे पास, राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने रिसोर्स नहीं थे कि इसे मैंडेटरी किया जा सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको पूरी तरह से राज्य पर निर्भर कर दिया। राज्य के पास अगर संसाधन है, अगर उसके पास रिसोर्स है, तो अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास करेगा। जैसे दिल्ली का आप देख सकते हैं, दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में सुविधाएं फ्री है, ठीक है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, पानी फ्री है। तो ये क्या जन कल्याणकारी योजना है जो राज्य नागरिकों को देगा उनके कल्याण के लिए। ठीक है, इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट राइट्स हैं ये, वहां से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि भाई कैसे कैसे इसको किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। ठीक है, तो गांधीवादी के बारे में हम देख सकते हैं भाई, ये सारे सिद्धांत यहाँ से जो है सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से ये एक आर्टिकल से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखा गया है, तो वह आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। इसी प्रकार से इसमें क्या पूछा जा सकता है कि भाई समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत दी गई, तो है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद जो है वो 44 में बात की गई कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में समान नागरिक संहिता का जो है लागू किया जाएगा। तो वो आपसे पूछा जा सकता है भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड को जारी किया है, वो है गोवा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ देखिए ये समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन से 2 अधिकार आते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि
किन्हीं दो मौलिक अधिकारों को लेकर जो संविधान अल्पसंख्यकों को देता है। तो संविधान अल्पसंख्यकों को कौन से मौलिक अधिकार देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। तो पहला आप देख सकते हैं भाई कि अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें और उसका प्रबंधन करें। तो आर्टिकल 30 ये कहता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 30 के अनुसार राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय शिक्षा संस्थान के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि वे अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वो अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा कानून के समझ समता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कानून के समझ समता के सिद्धांत की व्याख्या हमने पहले कर दी भाई। कानून के समझ सभी समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर या गरीब नहीं है, सभी एक समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, चाहे रसू, चाहे यहूदी, चाहे वहाबी, किसी भी धर्म के व्यक्ति हुए कानून के समझ एक समान होगा। ठीक है, कानून के सामने उसे एक प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, चाहे राजा हो या रंग, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, आचरण के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, भाषा के आधार पर, इस सभी आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आचरण में माफ कीजिए, आचरण के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति खराब आचरण होगा तो क्या उसको समानता नहीं, आचरण के हिसाब से भेदभाव किया जा सकता है। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहां पर देख सकते हैं सिंपल तरीके से क्या बताया गया है। यहां देखिए, तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को दूर किया गया है, तो आर्टिकल 17, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों को कोई 4 विशेषता लिखिए। तो भाई मौलिक अधिकार व्यापक और विस्तृत हैं, मौलिक अधिकार सब नागरिकों के लिए हैं, मौलिक अधिकार सीमित हैं और मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या व्यवस्था की गई भाई, तो संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकार जो है नियोजन है उसमें समानता की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या व्यवस्था की गई, तो भाई संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित विधि के बिना किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रावधान का महत्व सबसे अधिक है। ठीक है, ये कुछ 1 नंबर के जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको करना है, तो यहाँ देख लीजिए, हम आपको यहाँ पे करवा देते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो अब कानूनी अधिकार है, पहले कैसा था, पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार न्याय योग्य है या नहीं, तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान कितने प्रकार के संशोधन कर सकती है संसद, तो 3 प्रकार के। तो पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों के माध्यम से सहमति से संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में अगर इंडिया का नाम जो है हमारे संविधान से हटाया जाएगा तो वो जो है साधारण मतलब विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों की सहमति के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भाई संवैधानिक उपचार के अधिकार को मौलिक अधिकार की आत्मा कहा जाता है संविधान की। हैबियस कॉर्पस किस भाषा शब्द है, तो लैटिन भाषा से। हैबियस कॉर्पस का क्या अर्थ है, तो हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। मैडमस शब्द किस भाषा से लिया गया, तो यह भी लैटिन भाषा से लिया गया है। मैडमस शब्द का अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। को वारंटो का क्या अर्थ है, किस आदेश से। तो इस तरह से जो है 1-1 नंबर जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आने वाले तो प्लीज इसको कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार निर्देशक सिद्धांत जो है न्याय संगत नहीं है, तो न्याय संगत नहीं तो है अनुच्छेद 37 के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, तो किस सुझावों पर निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया, तो डॉक्टर B.N. राव के सुझाव पर, क्योंकि डॉक्टर B.N. राव को मानना था कि भाई संविधान में 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए, एक होने चाहिए न्यायोचित प्रक्रिया के प्रवृत्ति के, दूसरे होने चाहिए गैर न्यायोचित प्रवृत्ति के। तो न्यायोचित प्रवृत्ति के जो अधिकार थे उसे हमने मूल अधिकार माना, उसे भाग 3 में शामिल किया, और गैर न्यायोचित प्रवृत्ति के जो अधिकार थे उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व माना गया, उसे भाग 4 में शामिल किया गया। ठीक है, अगला है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की क्षमता पर निर्भर है। यह कथन किसका है, तो यह है केटी शाह का। शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया, तो शिक्षा का अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा।
चलिए आगे करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई फिर एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, तो यहां लिखा कि भाई भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो विधि है उसको अनुच्छेद 368 के तहत माना गया, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संसद को अधिकार है कि वह भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, और संसद को अधिकार किस वाद में दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, जो अधिकार संसद को किस वाद मिला, तो संसद को मिला था 1973 में केशवानंद भारतीवाद में। जी हाँ, केशवानंद भारतीवाद में संसद को अधिकार दिया गया कि भाई संसद जो है मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद जो है मूल अधिकारों को, मूल तत्वों को छोड़कर बाकी संविधान में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत यह अधिकार दिया गया और यह फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंद भारतीवाद में। हालांकि केशवानंद भारतीवाद से पहले 1968-69 में गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को जो है मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया था, वहां पर मना कर दिया गया था। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए फैसलों को बदलते हुए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत अधिकार दे दिया कि भाई संसद भारतीय संविधान में बदलाव कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत तीन प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्य, विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, इसे ये तीसरे प्रकार का संशोधन होता है। तो यहाँ से जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीन प्रकार के संशोधन है। संसद जो है साधारण बहुमत से संशोधन कहाँ कर सकती है, तो इसके लिए अगर हम बात करें, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा संसद द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन कहाँ किया जा सकता है, तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, दोनों सदनों में सदन की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत और उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वह संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, और स्वीकृति मिलने पर ही संविधान इस प्रस्ताव की धाराओं के अनुसार संशोधित समझा जाएगा। तो इसमें क्या क्या बदल सकती हैं, वो सारी चीज यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई विशेष बहुमत और राज्य विधानपालिका का अनुमोदन द्वारा जो संशोधन होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर जो है दी गई हैं, जहां से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति, इसमें कौन कौन से बदलाव किया जा सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव विधि, केंद्र और राज्यों के वैधानिक संबंध, संघीय सरकार और राज्य सरकारों की कार्यपालिका संबंधित शक्तियों की सीमा इत्यादि। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्या है, भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों व्याख्या की। जी हाँ, भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह कठोर और लचीले का मिश्रण। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान ना तो इतना लचीला है जैसे इंग्लैंड का संविधान, ना ही हमारा संविधान इतना कठोर है जैसा कि अमेरिका का संविधान। तो हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों के मिश्रण है, जिसमें समय और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संसद में बदलाव, भारतीय संविधान में बदलाव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज उसी से संबंधित हैं। अगला है संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा किए गए कुछ 4 परिवर्तन लिखिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन की बात करें, 42वां संविधान संशोधन। तो जो 42वां संविधान संशोधन है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, उसके तहत 1976 में जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, वो 3 शब्द है समाजवाद, ठीक है, वो 3 शब्द है समाजवाद, वो दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा है बंधुत्व। तो ये 3 शब्द जो है भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे, इसे 42वें संविधान संशोधन के
जो है संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक और जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन के बाद। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे चौधरी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो इस तरह से इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन छोटा संविधान के रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीजें करा दूंगा दोस्तों, आपको भी भूलोगे नहीं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। चैनल करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कुछ नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से आपको पता है भाई संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसी प्रकार से 61वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 1989 मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसी प्रकार से 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 93, ठीक है, स्थानीय शासन और पंचायत राज की व्यवस्था की गई। तो ये काफी महत्वपूर्ण संशोधन है जो भारतीय संविधान में किए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान के जीवन दस्तावेज बनाने वाले कारकों को वर्णन करें। तो भारतीय संविधान को जो जीवन दस्तावेज बनाने वाले कारण है और उसकी अगर व्याख्या करें तो यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों। तो पहला है संवैधानिक संशोधन, क्योंकि हम अपने संविधान में आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। संसद अधिनियम, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार, कार्यकारी आदेश, राजनीतिक दल। तो ये सब चीज क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि भाई भारत के संविधान की संशोधन विधि की कोई दो विशेषता बताइए। तो भारत के संविधान की संशोधन विधि कठोर एवं लचीलेपन के मिश्रण है। संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन करना कठिन है जबकि कुछ धाराओं में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते? नहीं। तो संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं। भारतीय संविधान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बदलाव किए जा सकते हैं। संविधान के संशोधन का अर्थ क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं संविधान के संशोधन का अर्थ भी दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई संविधान, भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित? तो भारतीय संविधान क्या है? लिखित है। दुनिया में 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, लिखित और अलिखित। अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान, लिखित की बात करें तो अमेरिका और भारत का संविधान। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, पहले केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान संविधान में हमारे पास 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमे हुआ? तो दोस्तों केशवानंद भारतीवाद 1973 23 अप्रैल, मैंने आपको पहले बता दिया। भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो भारतीय संविधान में अब तक जो है 105 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। कंप्लीट जो है 1 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इससे बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो उसको कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है दोस्तों अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो चैप्टर पूरी तरह से हम समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।